Hello बच्चों, my name is नीरज चौधरी. I have cleared CSIR NET JRF with All India Rank 147, cleared GATE VT conducted by IIT खड़गपुर. मेरे चैनल का नाम है NCERT टू नीट बाय नीरज चौधरी. इस चैनल पर मैं 2026 नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें थ्योरी होगी, PYQs होंगे, पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे जो आने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी, सारे इंक्लूड होंगे. बच्चों, इतने क्वेश्चन कराऊंगा हर चैप्टर के कि अगर कर लिए ना मेरे साथ तो सिलेक्शन पक्का होगा, कोई रोक नहीं सकता. बस ध्यान से पढ़ना है. आज मैं 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ. प्रॉमिस कर रहा हूँ बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में अगर मेरे साथ सारे क्वेश्चन किए तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों द लिविंग वर्ड से. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बायोलॉजिस्ट हैव बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. अब जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा, चैप्टर के पहले का पार्ट नहीं पढ़ा, वो बोलेंगे सर ये तो है चैप्टर में है ही नहीं. लेकिन जब एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कौन है. तो यहाँ पे ये 4 मार्क्स है. सॉल्व करके देखो वन बाई वन. अगर सही कर रहे हो तो 4 मार्क्स देना, लास्ट में ऐड करके देखना कितने नंबर बन रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे है अरिस्टोटल साहब, कैरोलस लीनियस, अर्नेस्ट मेयर एंड R H विटेकर. तो बताओ किसको बोला जाता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. यहाँ पे 5 सेकंड दूंगा मैं, तो उसमें करना है आपको. उसके बाद मैं करूँगा. द राइट आंसर इज अर्नेस्ट मेयर, जिन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था. तो अगर आपने सही किया था 4 नंबर आप दे सकते हो. द करेक्ट आंसर सी है, अर्नेस्ट मेयर. यहाँ पे सब दे रखा है जिन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था. कैरोलस लीनियस ने बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर दिया था. R H विटेकर ने एज वी ऑल नो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था. अरिस्टोटल साहब एक वेस्टर्न फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर. द सेकंड क्वेश्चन, 5 सेकंड दूंगा, करके देखिए. ओवर. इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स वेयर इज एनिमल्स इट अकर्स. अब बच्चों, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअस होती है जब तक वो लाइव होता है, लिव रहता है, जब तक वो जिंदा है, जब तक ग्रोथ करता रहेगा. क्यों करता रहेगा? क्योंकि उसमें मेरिस्टेम सेल्स होती हैं. जैसे सबसे ऊपर की बात करें तो सेम होती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम. अगर रूट की बात करें तो रूट की टिप पे होती है रेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम. जबकि एनिमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस होते हैं, तो पहले बच्चा यंग होता है, फिर ग्रोथ करता है, एडल्ट बनता है, फिर ओल्ड हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है. तो अप टू ये सर्टेन एज तक एनिमल में ग्रोथ देखी जाती है. जबकि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? कंटिन्यूअस. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. अगर सही है तो 4 मार्क्स ऐड करो. Which two of the following features are known as the twin characteristics of growth? तो ग्रोथ के कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों, दो कैरेक्टर होते हैं ग्रोथ. या तो साइज इंक्रीज हो रही हो, जैसे बच्चा होता है एक ह्यूमन का, वो एडल्ट बन जाता है तो उसकी साइज इंक्रीज हो गई, तो वो भी क्या है? एक ग्रोथ है. सेकंड होता है कि कोई नंबर बढ़ा रहा है अपने, जैसे बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से दो हो गए, तो वो भी ग्रोथ है. तो यहाँ पे इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है. तो ग्रोथ है, ग्रोथ दो टाइप से हो सकती है. या तो किसी के मास में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन मास, या फिर किसी के नंबर बढ़ रहे हैं. तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इंक्रीज इन मास, यस, मैंने बताया. इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये भी ठीक है. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन गलत, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन गलत. तो राइट आंसर हो जाएगा A एंड B. तो फर्स्ट आंसर विल बी राइट. यहाँ पे मैंने बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है. ग्रोथ एक बार हो गई तो ऐसा नहीं है कि उसको वापस कर सकते हैं. तो ग्रोथ दो टाइप से हो सकती है. इंक्रीज इन मास, जैसे माउंटेन पे, जैसे अगर कोल्ड है तो माउंटेन पे आइस जम जाएगी तो माउंटेन ऊंच की ग्रोथ हो जाएगी. इंक्रीज इन नंबर, जैसे बैक्टीरिया है अपने नंबर बढ़ा लेता है. और एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा जैसे बैक्टीरिया है, तो वो ग्रोथ क्या बोलेंगे, वो एक से दो हो गया, वही ग्रोथ है, वही रिप्रोडक्शन है उसका. तो म्यूचुअली क्या है? इंक्लूसिव है. ये ध्यान रखना है. Which of the following groups consist of organism that multiply by fragmentation? फ्रेगमेंटेशन से कौन कौन से
ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। हियर यू कैन सी स्पोर फॉर्मेशन से एल्गी एंड फंगी में, एल्गी में जू स्पोर कोनिडिया होता है, फिजन से बाइनरी फिजन अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना में फिजन देखा जाता है, बाइनरी फिजन। फ्रेगमेंटेशन का पूछा है तो जैसे कि एल्गी होगी फ्लामेंटस एल्गी, स्पाइरोगायरा, प्रोटेनेमा ऑफ मोसिस हो गया। रीजेनरेशन देखा जाता है बच्चों, कंप्लीट रीजेनरेशन प्लेनेरिया में, एक एक पार्ट कट गया तो वो दोबारा से रीजेनरेट कर जाएगा। यहाँ पे ये डिटेल दे रखी है, यू कैन रीड इट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, कौन कौन से? म्यूल्स होते हैं बच्चों, म्यूल्स नहीं रिप्रोड्यूस करते, वर्कर बीज नहीं करती, इन फर्टाइल ही नहीं है कोई ह्यूमन फीमेल, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगी? तो आंसर विल बी डी। अगर आपका आंसर सही है तो 4 मार्क ऐड करिए, वरना 1 मार्क माइनस करिए। वाई ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों? डिफाइन देयर आर टू थिंग्स, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एक होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब है वो एक्सक्लूसिवली ओनली केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होंगे, उनको क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर्स। जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, ग्रोथ नॉन लिविंग की भी हो सकती है, जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं उन पे मिट्टी जम जाती है तो उनकी, जैसे बुक सेल्फ है उस पर मिट्टी जम गई तो उसका मास इंक्रीज हुआ ना, तो क्या बोलते हैं? ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकती है। जबकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इट मीन्स वो चीज़ केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखी जा सकती है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वाई ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन, तो ग्रोथ क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो बाई इंक्रीज इन बॉडी मास। यू कैन रीड डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ये तीनों क्या होते हैं? डिफाइनिंग फीचर्स। और इनमें से भी जो मोस्ट क्रिटिकल होता है, अगर ये तीनों आते हैं तो इनमें से पूछे कि कौन सा ज़्यादा सही है तो आपको टिक करना है कॉन्शियसनेस पर या फिर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एक कंडीशन होती है कोमा वाली, ब्रेन डेड बोलते हैं जिसको। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये नॉन लिविंग में भी देखे जा सकते हैं, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। लेकिन रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो जैसे कि म्यूल्स हो गया, वर्कर बीज हो गई, ये सब क्या है? इनफर्टाइल मेल या फीमेल हो गई, वो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर्स नहीं बोलते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट? Which of the following statement regarding the response of living organism to external stimuli is correct? मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोकेमिकल। यस, मेरे पिन चुभ रही है, फिजिकल हो गया, किसी ने पिन चुभाया, मैं किसी से टच हुआ। केमिकल है, जैसे बैक्टीरिया है, क्योरम सेंसिंग करता है, जैसे कि कोई केमिकल डाल दिया तो उससे वापस आ जाए। बायोलॉजिकल, कोई भी चीज़ जैसे कि सन फ्लावर होता है वो सन की तरफ झुक जाता है, तो ये सब क्या है? ये कोई भी हो सकता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू द मोस्ट complex eukaryote can sense and respond to environmental stimuli. Yes, living organism can, all living organism can respond. Consciousness and response to external stimuli are the defining properties of living organism. Yes, ये defining properties हैं, अभी देखा था हमने। all of these, तो आंसर क्या हो जाएगा? all of these. Correct answer will be all of these. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। करेक्ट वन को अपन को सेलेक्ट करना है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, अभी बताया था, इट इज करेक्ट। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम, यस इट इज करेक्ट। इसका क्या मतलब है? जैसे बच्चों ये सेल है, तो सेल में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर, क्योंकि सेल का एनवायरनमेंट है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि सेल फ्री सिस्टम, सेल में ना होके बाहर टेस्ट ट्यूब में कराएं,
तो होएगी क्या? बिल्कुल हो सकती है, अगर इसका एनवायरनमेंट इसमें सेम कर दें तो बिल्कुल रिएक्शन प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड फ्री सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है? यस, करेक्ट है ये भी। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी देखा है। बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यू कैन रीड हियर, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे अपन ने अभी देखा था, प्लेन एरिया में क्या होता है? रीजेनरेशन होता है। ठीक है, प्लेन एरिया में क्या होता है? रीजेनरेशन होता है, अभी बताया था। ईस्ट में क्या होती है? बडिंग। अमीबा में क्या होता है? फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स। अमीबा में क्या होता है? अभी बताया था, बाइनरी फिजन। फंजाई में क्या हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। ए का फोर्थ, बी का सेकंड एंड फिफ्थ, बी का सेकंड एंड फिफ्थ, सी का थर्ड एंड डी का वन। करेक्ट आंसर विल बी बी। A living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of। अब यहाँ पे unexceptionally बोला है, तो मतलब क्रिटिकल पूछ रहा है ये। तो आंसर विल बी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। आंसर विल बी सी। Which of the following set does not contain defining characteristics of living organism? ये क्या पूछ रहा है? कौन कौन से सेट हैं जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन नहीं करते हैं ऑर्गेनिज्म के? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नहीं। ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखी जाती है, साइज इंक्रीज हो जाती है। रिप्रोडक्शन को क्यों अलग रखा है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे म्यूल्स हो गए, वर्कर बीज हो गई, इनफर्टाइल मेल एंड फीमेल हो गए, उनमें रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस, दिस इज द, हम करा सकते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड कॉन्शियसनेस, यस, ऑल ऑफ दीज। तो कौन से डिफाइनिंग फीचर नहीं हुए? द करेक्ट आंसर विल बी वन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ones। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, yes, unicellular organism cell divide, this is one unicellular, this will divide. Plant grows by cell division up to a particular stage of life, no, ये कंटिन्यूअस ग्रो करते हैं। एनिमल एग्जिबिट ग्रोथ थ्रू आउट दियर लाइफ स्पेन, नो, अप टू ए सर्टेन एज, एक सर्टेन एज तक करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी वन, ओनली वन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड स्टेट which ones are true and which are false। in single cell organism reproduction is synonymous to with growth, yes, मैंने अभी बताया। सिंगल सेल होगा वो ग्रोथ करेगा, तो दो बना दिए, नंबर इंक्रीज कर लिया अपने। तो रिप्रोडक्शन इसी को बोलते हैं और ग्रोथ भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सिनोनोमस मतलब एक ही बात है, ग्रोथ हुई मतलब रिप्रोडक्शन हुआ, ग्रोथ हुई नंबर इंक्रीज हुए, रिप्रोडक्शन सेम बात है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, यस, बिल्कुल करेक्ट बात है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, गलत। अभी बताया डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन एनदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल टू वेरिंग डिग्रीज, यस, दिस इज करेक्ट। सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग लिंक होते हैं जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम होता है। सेम नहीं होता, बहुत सारे एनिमल्स में सेम होता है, जैसे ह्यूमन एंड चिंपैंजी में 99% ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी।
The most obvious and defining feature of all living organism is most defining, obvious और defining. तो increase in size by cell division कर सकते हैं, ability to reproduce sexually and sexually to produce progenies of type 2, ability to sense their surrounding and respond to them. Yes, ये obvious and critical. कहीं भी आए, कॉन्सियसनेस आए या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो उसी को सेलेक्ट करना है. करेक्ट आंसर विल बी सी. द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैव. साइंटिफिक नेम क्यों दिए गए? ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म के दो नेम ना हो पाए. जैसे कि हमारे यहाँ उस ऑर्गेनिज्म को कुछ और बोलते हैं और कहीं और कुछ बोलते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा. इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जो कि वर्ल्ड वाइड एक ही होता है. तो द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. द करेक्ट आंसर विल बी बी. Select the incorrect statement. Nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly by identification. The scientific names ensure that each organism has only one name. The scientific, yes, बिल्कुल correct बात है. Description of any organism should enable the people to arrive at the same name in any part of the world. Nomenclature ensure that same name has been used for any other organism. ये गलत है. ये तीनों सही है. Nomenclature और naming is only possible when the organism described correctly by identification. That is true. तो incorrect select करना है, तो correct answer will be D. ICBN stand for. ICBN बच्चों होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ. B है तो बॉटनिकल, अगर Z है तो जूओलॉजिकल. तो इंटरनेशनल कोड ऑफ botanical nomenclature. The correct answer will be B. So here you can see ICBN International Code of Botanical Nomenclature, ICZN मतलब International Code of Zoological Nomenclature. Again ICZN International Code of Zoological Nomenclature. Which of the following is the correct abbreviation? Correct abbreviation क्या है? ICBN को क्या बोलते हैं? International Code for Botanical Nomenclature. Is it true? 4 नहीं है, ये गलत कर दिया. ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूओलॉजिकल नोमेनक्लेचर, क्या ये सही है? देखते हैं. ICBN इंटरनेशनल कोड 4 आ गया. बॉटनिकल नोमेन ICZN इंटरनेशनल कोडिंग ऑफ जूओलॉजी का. द करेक्ट आंसर विल बी बी. विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर? नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये मैं बताऊंगा कैसे नेमिंग करते हैं. नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच ए मैनर दैट इट मे कॉज लेस कंफ्यूजन. नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच ए मैनर दैट इट बिकम्स इजी टू प्रोनाउंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू ऑफ फॉर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर? ट्रू क्या है इनमें से बच्चों? तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ क्या क्या होता है नोमेनक्लेचर, कैसे कैसे करते हैं. यहाँ पे यू कैन सी नोमेनक्लेचर करते हैं तो आ, जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली किस में होते हैं? लैटिन. इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी अपन इसी क्वेश्चन को देखते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा. नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैंने बताया था साइंटिफिक नाम क्यों देते हैं? ताकि कंफ्यूजन ना हो लोकल नेम से, तो एक ही नाम देते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में. फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज, ये याद रखना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस. मेंडल ने तो पी प्लांट पे काम किया. डार्विन डार्विन फिंच पे. लेमार्किज्म दिया था लेमार्क ने. मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? विच लैंग्वेज से लिए गए हैं? लैटिन लैंग्वेज से.
In the binomial system of nomenclature developed during the 18th century by Carolus Linnaeus, the second word of an organism's biological name represent। बच्चों दो नेम होते हैं, एक होता है जीनस और एक होता है स्पेसिफिक स्पीसीज एपिथेट या फिर स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये सेकंड वर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज को। करेक्ट आंसर विल बी 1। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, फर्स्ट नेम उसमें जीनस का होता है, सेकंड नेम स्पीसीज का होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज करेक्ट? बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उनमें करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम रहे वर्ल्ड वाइड, कन्फ्यूजन ना हो लोकल नेम से। तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं और उन रूल्स को सबने एक्सेप्ट किया। तो फर्स्ट रूल था कि जो भी नाम देगा वो लैटिन, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन होंगे और वो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। फर्स्ट रूल, लैटिन लैंग्वेज के होंगे क्योंकि बच्चों ये डेड लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज में एक बार नाम दे दिया वो चेंज नहीं होता, इसको कोई बोलता नहीं है। तो बोलते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, इस लैंग्वेज को कोई नहीं बोलता तो जैसा नाम रहेगा वैसा ही रहेगा और उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वो कहीं से भी स्पीसीज कहीं से भी मिली हो, कोई भी ओरिजिन हो, उनको लैटिनाइज, जो मान लो एक ऑर्गेनिज्म मिला मिला न्यू ऑर्गेनिज्म जैसे इंडिया में मिला, तो हम बोले हम क्यों लैटिन नाम रखें, हम तो हमारे इंडिया का नाम रखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ओरिजिन कहीं से भी हो नाम लैटिन में ही लिखा जाएगा, उसकी ओरिजिन कहीं से हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट वर्ड जो होगा वो बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट नेम जो होगा वो जीनस को, सेकंड कंपोनेंट होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज को। ठीक है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन, जब ये हाथ से लिखे जाते हैं, आर सेपरेटली अंडरलाइन, अंडरलाइन किए जाते हैं। हाथ से लिखेंगे तो अपन क्या कर देंगे, इनको अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे अगर हाथ से लिखेंगे। और प्रिंट करेंगे तो इनको किस में लिख करेंगे प्रिंट? इटैलिक्स में, ताकि अपन को पता चले कि इसके जो वो है लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस को डिनोट करता है, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? स्मॉल लेटर। तो ये 5 रूल्स हैं। अब मान लो कोई साइंटिस्ट ने उसको इन्वेंट किया होगा, किसी ना साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट तो होगा जिसने उसको आइडेंटिफाई किया होगा ऑर्गेनिज्म को, तो उसका उसको नाम लिखना है तो उसको क्या करेंगे? जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका है, हेयर यू कैन सी द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड द सेकंड लेटर इज स्मॉल, दिस इज जीनस एंड दिस इज स्पीसीज एंड दिस इज प्रिंटेड बैन। अगर हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये इटैलिक्स में होगा, यहाँ पे इटैलिक्स में नहीं है, उसके लिए माफ़ी। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स ऑफ द स्पेसिफिक एपिथेट, इस इंडिका के बाद यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम होता है। नाम कैसे लिखते हैं? इन द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। कैसी फॉर्म में लिखा जाता है? एब्रीविएटेड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका लिन, क्योंकि ये कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, इसको कैरेक्टराइज किया था। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। अगर यहाँ पे लीनियस है तो ये याद रखना है डिस्क्राइब किसने की है, इस स्पीसीज को डिस्क्राइब किसने किया है? कैरोलस लीनियस ने। तो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन से? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, यस इट इज करेक्ट। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, सही बात है। सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड
इटैलिक्स टू इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिनल, बिल्कुल सही बात है। द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, नो। क्या होता है, जीनस स्टार्ट होता है। इनकरेक्ट ढूंढना है तो करेक्ट आंसर विल बी डी। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज, गलत बात है। सेम रूल है, बोथ इन जीनस एंड स्पीसीज द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, गलत बात है। सेम रूल है सबके लिए। जीनस एंड स्पीसीज नेम आर डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, गलत बात है, ग्रीक से थोड़ी डेराइव किए जाते हैं। लैटिन, बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, यस। दोनों को जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं ताकि पता चले कि ये ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज से। इन प्रिंट इन प्रिंटिंग इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली द ब्लैंक विद कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जीनस को, फर्स्ट वर्ड। नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet indicate that the species was, अभी अभी पढ़ा है, species was described, was first identified by that author, first grown by that author, first described, yes the correct answer will be described। इसलिए मैंने बोला था याद रखना, डिस्क्राइब किसने किया फर्स्ट टाइम उसका नाम आता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, सही बात है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, सही बात है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक, ग्रीक एंड रिटन इन इटैलिक्स। द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, करेक्ट। ये ग्रीक नहीं होता, ये लैटिन होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। The scientific name of banyan is written as Ficus bengalensis L. Which of the following statement is correct regarding this? Letter L signifies Latin language, गलत बात है। One second. The name should be written reverse as, गलत बात है। Letter L signifies the taxonomist Linnaeus. Vangelensis is a generic name. No, this is species. This is genus. So correct answer will be C. Letter L signifies taxonomist Linnaeus. Select the correctly written botanical and zoological name. Homo sapiens, देखना स्पीसीज का नाम भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, गलत हो गया। पैंथेरा टिग्रिस, ये देखना रूल्स लगाना। इटैलिक्स में है, करेक्ट। प्रिंट किया है तो इटैलिक्स में है, करेक्ट। ये जीनस है पैंथेरा, पी कैपिटल है फर्स्ट लेटर, करेक्ट। सेकंड स्पीसीज है, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है, करेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमको कोई ये तो इटैलिक्स में ही नहीं है, पाइसम सेटाइवम। मेंजिफेरा इंडिका, बोथ आर इन कैपिटल, सो करेक्ट आंसर विल बी बी। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब बच्चों कोई भी चीज़ होती है उसका क्लासिफिकेशन करना होता है तो कैसे करते हैं अपन, by which anything is grouped into convenient category based on observed characters to ensure that a particular organism is known by the same name, कोई मतलब नहीं है। To systematically arranging the organism considering relationship among them, इसको systematics बोलते हैं। By which anything is grouped, classification is a process by which anything is grouped into convenient category based on observable characters. The correct answer will be C. Here you can see classification, the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants. प्लांट्स में अपन को पता है ग्रीन दिखेगा, ग्रीन लीव्स होती हैं और ये एटसेट्रा जो भी। और एनिमल्स, डॉग, कैट्स एंड सेट, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। द मेन पर्पस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू, मेन पर्पज क्या होता है क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए, लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी एवोल्यूशन, दिस विल बी करेक्ट आंसर। अपन क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं, ताकि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे कितना रिलेट करता है अपन इजीली पता कर पाए। इम्पॉसिबल
To study all living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. इसलिए अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी सी। द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज, टेक्सोनॉमी में फर्स्ट जो स्टेप होता है वो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। सो हियर यू कैन सी बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स all living organism can be classified into different taxa. This process is called taxonomy. Taxonomy क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख देख के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा में अलग अलग लेवल पे क्लासिफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या हो गया, क्लासिफाई करना अलग अलग टैक्सा को। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन दे नहीं रखा है तो आंसर विल बी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज। मॉडर्न जो टेक्सोनोमी होती है उसका क्या बेसिस है। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जो प्रीवियस टेक्सोनोमी थी वो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के कैरेक्टराइजेशन करती थी, बाहर से कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं क्या, साइज, शेप, कलर, जो भी है, जो बाहर के कैरेक्टर्स हैं उनको देख के। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या कर दिया है, अंदर की स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, सेल कैसी है, सिंगल सेल, मल्टी सेल्यूलर है, कैसा है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है उसका, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एवोल्यूशनरी क्या क्या है उसकी, तो सबको इंक्लूड करते हैं, वो बेस बनता है। ये सारी चीज़ें बेस बनती है मॉडर्न टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी मैंने बता दिया क्या होता है। External, here you can see external and internal structure along with the structure of cell, development process, ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomy studies. Blank is the branch of science dealing with identification, nomenclature and classification organism of organism। बताओ क्या होता है, अभी अभी पढ़ा था टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में क्या करते हैं अपन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लास, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी इज टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा, to provide a method for identification and nomenclature, to provide Latin scientific names for every group of plant in the world। all of these सारी चीज़ें स्टडी भी करनी है हमको, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर भी करना है और ग्रुप में भी डालना है। तो आंसर विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की बेसिक प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन भी होता है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर भी होता है, कैरेक्टराइजेशन भी होता है। ऑल ऑफ दीज सारे क्या हो गए, आंसर हो जाएंगे प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी के। द वर्ड सिस्टेमेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द, सिस्टेमेटिक्स इससे डेराइव किया गया है लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन वर्ड सिस्टेमा, सिस्टेमेटिक्स इससे डेराइव किया गया है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से। इसका मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ organisms। The correct answer will be C। Biosystematic aims at the classification of organism based on morphological characters? No। Delimiting various taxa of organism and establishing their relationship? पता नहीं। The classification of organism based on their evolutionary? Yes। And establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all the field of studies। The correct answer will be C। evolutionary बायोसिस्टेमेटिक्स होता है जिसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसा एवोल्यूशन है, कितने दूर हैं वो, पास पास ही हैं, जैसे कैट फैमिली हो गई, वो सारे पास पास हैं तो उनकी एवोल्यूशन है, तो वो कैट फैमिली रख दिया, सबको पास पास रख दिया, तो उनको आइडेंटिफाई कैसे किया, उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख के।
Correct answer will be C. Select the incorrect statement from the following. Biodiversity refers to the number and types of organism present on the earth. Correct. कितने नंबर हैं, हजार हैं, हजार टाइप की स्पीसीज हैं, तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्सिटी हो जाएगी। और कितने हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलिनस लीनियस। वेरी गुड, सही बात है। लीनियस फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीसीज मैंजीफेरा इंडिका। सही बात है। सिस्टेमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल रिलेशनशिप। नो। इसके साथ साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखता है। द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर विल बी डी। which one of the following books was written by Linnaeus? Linnaeus ने कौन सी बुक लिखी थी? सिस्टेमा नेचुरी, याद रखना है। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematics include systematics में identification, nomenclature, classification, all of these सारी होते हैं। करेक्ट आंसर विल बी डी। थैंक यू। ये वीडियो का 1 पार्ट है, इसके बाद हम 2 पार्ट और लेके आएंगे। अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें PYQ होंगे, पोस्ट असर्सन रीजन होंगे। अगर बच्चों ये 150 क्वेश्चन कर लिए ना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और आप 100% सही करके आओगे क्वेश्चन। तो आज वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सारे चैप्टर्स के कराने वालों में बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर मेरे साथ सारे क्वेश्चंस कर लिए तो सिलेक्शन पक्का होगा। थैंक यू।